इस वीडियो में हम लोग भारतीय शैक्षिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास अति प्राचीन काल से कैसे हुआ। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ नगर का नियोजन, ढकी हुई नालियाँ, जल निकासी की व्यवस्था, सड़कें संपूर्ण पर काटती हुई, ग्रेनरी, अनाज के कोठार, स्नानागार जो बृहत स्नानागार मिला है, साफ सफाई का इंतजामात, जो मूर्तियों की ढलाई हुई है, जो गहने मिले हैं, जो खेते जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, और ये सारी चीज़ें बयां करती है कि निश्चित रूप से बिना शिक्षा का यह संभव नहीं था। जब लोथल में सी पोर्ट या गोदी मिलती है जिससे कि व्यापारिक विदेशी व्यापार जहाज रानी के माध्यम से ये प्रमाणित होता है, तो ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि भारत में शिक्षा का जो शुरुआत थी, शिक्षा की जो जड़ें थी वो बहुत प्राचीन काल से थी और बहुत गहराई तक थी, लेकिन उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। फिर भारत में यह शिक्षा का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में हो जाता है, लगभग आज से 4-4.5 हजार साल पूर्व से, जिसका लिखित प्रमाण वेदों में, वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों एवं उपनिषदों में मिलती है, जिनकी रचना 2000 साल से ईसा पूर्व से लेकर 1000 वर्ष तक हो चुकी थी। इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथ जो भद्रबाहु रचित जैन कल्पसूत्र और बौद्धकालीन ग्रंथों जिनमें धम्मपद, बौद्ध त्रिपिटक तथा जातक कथाओं में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि भारत में बहुत प्राचीन काल में ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया गया था और यहाँ शिक्षा की जड़ें मजबूती के साथ विकसित हो रही थी। ये बातें साबित होती है जब हम एंगस मेडिसन की किताब पढ़ते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी सहस्राब्दी की किताब लिखते हैं कि भारत 36% जीडीपी प्रोड्यूस करता था पूरे विश्व के जीडीपी का। आज दुनिया में कोई देश नहीं है जो 36% जीडीपी प्रोड्यूस करता हो भारत के अलावा। तो भारत का इतिहास कितना पावरफुल रहा कि वो पूरी दुनिया को अपने व्यापारिक वस्तुओं से, अपने व्यापार के माध्यम से 36% वो अपने जीडीपी को, वो जीडीपी का जो रेट था, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये सब चीज़ें बिना शिक्षा के संभव नहीं है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था उस समय हर जगह की मौखिक थी, कंठस्थीकरण के माध्यम से चलती थी, जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण किया जाता था और कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इसमें दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल विद्या इत्यादि का ज्ञान बहुत ही मौलिकता के साथ बहुत प्राचीन काल में भारत में उदित हो गया था। इसीलिए F.W. थॉमस, जिनकी पुस्तक है द हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया, में लिखते हैं कि शिक्षा भारत में विदेशी नहीं है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां उत्पत्ति के समय से इतनी जल्दी ज्ञान के प्रति अनुराग हुआ हो या जिसने इतना स्थायी एवं सशक्त प्रभाव डाला हो। वैदिक काल के सामान्य कवियों से लेकर के उस समय बंगाल शिक्षा का भारत में केंद्र हुआ करता था और पढ़े लिखे बंगाली पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। वो हेनरी डेरोजियो का काल था। तो ये कहीं न कहीं आजकल के बंगाली दार्शनिक तथा शिक्षकों एवं विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है। और भारत में शिक्षा का प्रयोग जीविकोपार्जन और महज ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं था, अपितु धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर
शिष्टाचार और संस्कार के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जीवन यापन की प्रक्रिया का मार्ग था। शिक्षा तब भी भारत में जीवन थी। 4 पुरुषार्थों की बात की गई है जीवन के लिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान के बंधन से मुक्ति, और इसका सबसे अच्छा जो साधन माना गया वो माना गया ज्ञान यानी शिक्षा। तो शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, आत्मबोध हो जाने के बाद, आत्मज्ञान हो जाने के बाद या ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद ही मोक्ष मिलता था। तो शिक्षा को माना गया कि यह मोक्ष का साधन है, यह मुक्ति का मार्ग है, स्वयं में मुक्ति है। तो कहीं न कहीं शिक्षा बहुत ही ऊंचाई पर थी, और इसमें तमाम साहित्यों का सृजन हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि जितने वेद हैं वो वेद ऋचाओं के रूप में, मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। इसलिए लिखे गए हैं कि उस समय लिखित स्वरूप नहीं था कि हम लिख करके चीज़ों को संरक्षित कर सकें, पेन ड्राइव में संरक्षित कर सकें, सीडी बना के रख सकें। उस समय कंठस्थीकरण के माध्यम से ही एक पीढ़ी से ज्ञान आगे दूसरी पीढ़ी में जाता था। तो उस समय के काल में चूँकि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि हम इस रूप में लिखें जो आसानी से याद हो जाए, इसलिए मंत्रों को गेय पदों के रूप में लिखा गया है, चाहे वो ऋग्वैदिक पद हों या सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के पद हों। वो याद करने के दृष्टिकोण से ही ऐसा किया गया था। तो जब हम आगे के ऐसे कई वीडियो में लाना चाहूँगा जिसमें भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास का एक क्रम से विश्लेषण किया जाए, विवरण दिया जाए, तो इसको मैं वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा के रूप में लेके आऊँगा, और जो औपनिवेशिक कालीन शिक्षा थी और आधुनिक शिक्षा थी उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा आगे के वीडियो में। तो इस वीडियो में चूँकि मैं चाहा कि भारत में शिक्षा कैसे आगे बढ़ती है इसको देखने का प्रयास किया जाए और आगे शिक्षा के इतिहास पे डाला जाएगा, तो वैदिक कालीन शिक्षा की मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूँ। आप उसे भूलिए मत, देखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास वो पहुंच जाए और आप इसे देख करके लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।